गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19th और 20th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। हमने सैटरडे को रिवीजन सेशन अपना नहीं किया था क्योंकि फ्राइडे को हमने अपना नवंबर मंथ कंप्लीट किया था और मैंने आपसे ये बोला था कि आज के दिन एक रेस्ट लेके मंडे से हम लोग अपना नया रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे नए मंथ का। लेकिन अब प्रॉब्लम एक और आ गई है। एक्चुअली मुझे किसी अर्जेंट वर्क के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, तो इस वजह से आई विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 21st ऑफ फरवरी टू 28th ऑफ फरवरी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आज ये रिवीजन सेशन नहीं स्टार्ट किया है क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं एक दिन यहाँ पे स्टार्ट करके उसके बाद फिर बीच में इतना लंबा ब्रेक लेने का। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद जो मैं वापस आ जाऊँगी 1 मार्च से हम लोग अपना रिवीजन सेशन पहले की तरह स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बीच में जो ये 8 दिन का टाइम है इसमें कौन पढ़ाएगा या फिर करंट अफेयर्स का क्या होगा। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जगह पे जीके टुडे की ही एक और फैकल्टी यहाँ से कंटिन्यू करेंगी और 8 दिन तक आपको उनसे पढ़ना होगा। उसके बाद जब मैं वापस आ जाऊँगी 28 को, उसके बाद 1 मार्च से हम लोग वापस इसी फॉर्मेट में पहले करंट अफेयर्स करेंगे, फिर रिविज़न और फिर क्विज। ठीक है, तो आई होप कि आप थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। कुछ इतना अर्जेंट नहीं होता अगर, तो फिर मैं कभी नहीं जाती, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कभी कभी, आप उनको नहीं अवॉइड कर सकते। सो दैट्स वाई आई हैव टू गो, बट नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ एक हफ्ते आपको किसी और फैकल्टी के साथ एडजस्ट करना है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा और कोशिश करिएगा अच्छे से रिवीजन करने की। और जब मैं वापस आ जाऊँगी उसके बाद फिर हम लोग एक नए जोश के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन फिर हम देख लेते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वैसे, कल और आज के। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनाउंस्ड दैट लिथियम रिजर्व्स वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में पहली बार कंट्री के अंदर हमें लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। एक्चुअली अगर आपको याद हो, जब हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे थे तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने 3 जियोलॉजिस्ट की एक टीम को अर्जेंटीना कंट्री में भेजा था। रीज़न क्या था? यहाँ पे लिथियम डिपॉजिट्स को एग्जामिन करने के लिए और क्या एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं लिथियम की यहाँ पे, ये पता करने के लिए। राइट, रीज़न क्या था, किस वजह से ये हमें करना पड़ा? क्योंकि लिथियम का अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी रिजर्व नहीं पाया गया था। लेकिन अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बताया कि लिथियम रिजर्व्स हाल ही में हमने पा लिया है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि 5.9 मिलियन टन्स ऑफ इन्फर्ड लिथियम रिसोर्सेज हमें मिले हैं इस एरिया से, और ये जम्मू कश्मीर में कहाँ लाई करता है? सलाल हैमाना एरिया में है ये। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रीजी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, और इसी के साथ जो इंडिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और अब हम बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिक कार्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह बना सकते हैं क्योंकि इन सब में रिचार्जेबल बैटरीज लगती हैं जिसमें लिथियम का यूज़ होता है। और इसी के साथ जो इंडिया के डिपेंडेंस है अब लिथियम के इंपोर्ट्स के ऊपर, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। राइट, तो अब हमें जो इंपोर्ट करना पड़ता था लिथियम को, अब हम उसको कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये माइनिंग का प्रोसेस भी चलेगा कि क्या पता ऐसे ही किसी एरिया में हमें फिर से और लिथियम मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बार लिथियम के रिजर्व कहाँ पे मिले हैं हमें? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, विच टेलीस्कोप हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2023 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में कौन सा टेलीस्कोप है जिसको 2023 का जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड प्रेजेंट किया गया है? तो ये है नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसको सेलेक्ट किया गया है 2023 के जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड के लिए फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो अवार्ड है ये एक तरह का प्रेस्टिजियस अवार्ड है फ्रॉम द स्पेस फाउंडेशन, और इस अवार्ड के थ्रू स्पेस एजेंसी, कंपनीज या फिर कंजोर्टियम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑनर करते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा, ये अवार्ड हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में देते हैं और इस साल किसको दिया जा रहा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप को, और ये किसका है? नासा का, मतलब यूएसए का। ठीक है, अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट में 2023 की अगर सिर्फ बात करें तो कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हो चुके हैं?
तो याद रखिएगा ये है प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर में अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में लगभग 1 दर्जन नए मून्स हमें डिस्कवर हुए हैं इस प्लैनेट से, और इसी के साथ इसने जो है सैटर्न को सरपास कर लिया है। पहले सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स हुआ करते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा है जुपिटर के पास। और हमारा स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है जूस का फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। ये अराइव हुआ था यूरोप के स्पेस पोर्ट में इन फ्रेंच गुयाना, और अब नया मिशन भेजा जाएगा अर्थ से, जो कि इस प्लैनेट के बिगेस्ट मून्स को डिस्कवर करेगा और थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, और इस मिशन को हम लॉन्च करेंगे अप्रैल मंथ में 2023 के। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स अब हो चुके हैं 2023 में, तो ये प्लैनेट है जुपिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट व्हाट वाज द टॉप फाइनेंशियल एक्टिविटी डन इन इंडिया इन द लास्ट 12 मंथ्स। पिछले 1 साल में एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी के तौर पे किस चीज़ को किया गया है इंडियंस के द्वारा। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी करी है यू गवर्नमेंट ने, और इसमें इन्होंने बताया कि लगभग अर्बन इंडियंस में 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि इनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो डिक्रीज हुई है पिछले 1 सालों में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडियंस ने क्या किया है? पुटिंग मनी इन सेविंग्स। सबसे ज़्यादा उन्होंने सेव किया है पैसे को, 33% इसका रेशियो है। और सेकेंड नंबर पे इन्होंने किया है पेइंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, ये सेकंड था। और थर्ड पे था इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड शेयर। ठीक है, इसमें इसका शेयर था 26% और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड शेयर का था 21%। तो ये टॉप 3 फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ थी जो कि इंडियंस के द्वारा की गई हैं पिछले 1 साल में। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि कितने सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया है ऑर्बिट में विद द हेल्प ऑफ SSLV D2 लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ दिस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2, और इसके थ्रू इन्होंने 3 सैटेलाइट्स को इसकी ऑर्बिट में डाला है। कौन कौन से? इसमें पहला है इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, फिर सेकेंड है US बेस्ड फर्म एंट्रीज का जेनस 1, और थर्ड है चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप का स्पेस किड्स आज़ादी सैट 1। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कितने सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया है ऑर्बिट में विद दिस SSLV D2 लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। तो टोटल आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये है स्काई एयर, जो कि गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। इन्होंने पहली बार लॉन्च किया है इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ड्रोन्स के लिए स्पेशली। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी। और ये जो है ड्रोन ऑपरेटर्स को अलाउ करेंगे कि वो अपने रूट्स को प्लान कर सकें, फ्लाइट प्लान कर सकें, और साथ ही रिस्क को एग्जामिन कर सकें किसी भी तरह के ड्रोन बेस्ड ऑपरेशंस को रन करने के पहले कंट्री के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा स्काई एयर ने पहली बार इंडिया का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच रीजन विल यूज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा रीजन है जो दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी का 50% यूज़ कर लेगा बाय द एंड ऑफ 2025। तो ये नया फॉरकास्ट रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, और इसमें उन्होंने बताया कि एशिया जो है ये 50% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेगा बाय द एंड ऑफ 2025। और साथ ही इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि चाइना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा दैन यूरोपियन यूनियन, US और इंडिया कंबाइंड लेवल पे। ठीक है, साथ ही अफ्रीका जो कि 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को अकाउंट करता है, ये सिर्फ 3% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर पाएंगे 2025 तक। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बात क्योंकि इंपॉर्टेंट थी इसलिए यहाँ मेंशन की गई है कि दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 50% एशिया यूज़ कर लेगा 2025 तक। ये रिपोर्ट किसने जारी करी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है
एक नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन जिसका नाम है अमृत पैक्स, कहाँ पे? नई दिल्ली में। फिलेटली से बेसिकली आप क्या समझते हैं? ये कलेक्शन एंड स्टडी होती है पोस्टेज स्टैम्प्स की, ठीक है। और इस इवेंट में लगभग 20,000 तक के एग्जिबिट्स डिस्प्ले किए गए अंडर 13 कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज, और एक स्पेशल सेक्शन था आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऊपर, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसके अलावा एक कममेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज किया ऑन आज़ादी का अमृत महोत्सव। फाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमृत पैक्स जो कि एक नेशनल लेवल पे एग्जीबिशन होता है, हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है, किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है? याद रखिएगा ये फिलेटली से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन विच इंडियन स्टेट। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कौन से स्टेट से 2 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है? तो इन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन्स लॉन्च करी हैं महाराष्ट्र हाई स्पीड रेल कनेक्शन से, ठीक है। कौन कौन सी? मुंबई से सोलापुर और मुंबई से साईनगर, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। दोनों ही ट्रेन्स मुंबई से फ्लैग ऑफ हुई हैं। और इसी के साथ जो नंबर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं जो मुंबई से रन करती हैं, उनका नंबर हो चुका है 3, और लेटर ऑन इसको 10 तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 वंदे भारत ट्रेन्स कहाँ से लॉन्च हुई हैं? महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट है, विच इज द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू सपोर्ट द रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। पहली कौन सी फिनटेक कंपनी है जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करती है यूपीआई पे पहली बार? ये है मोबीक्विक। मोबीक्विक पहली फिनटेक एप्लीकेशन बन चुकी है जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट करता है ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसकी वजह से अब बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो यूपीआई का यूज़ करके अपने डेली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो अब मोबीक्विक के एप्लीकेशन से भी ऐसा कर सकते हैं। और क्योंकि जो रुपे क्रेडिट कार्ड्स हैं वो डायरेक्टली लिंक होंगे उनकी यूपीआई आईडीज़ के साथ, कस्टमर्स इजीली अपना पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट्स को बाय स्कैनिंग द यूपीआई क्यूआर कोड और बाय यूजिंग द यूपीआई पिन उनके पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए, राइट। तो बस आपको याद रखना है कि पहली फिनटेक कंपनी जो रुपे क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई पे सपोर्ट करती है वो है मोबीक्विक। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने फोनपे के बारे में क्या पढ़ा था? फोनपे पहला ऐसा फिनटेक कंपनी है जो कि पेमेंट्स को इनेबल करता है अब्रॉड, राइट। तो इसके साथ ही अलाउ करता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, साथ ही ये अलाउ करता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसी के साथ जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन किसी भी फॉरेन मर्चेंट्स को कर सकते हैं यूजिंग दिस फोनपे प्लेटफॉर्म। तो इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि पहली कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटी को लॉन्च किया है थ्रू द यूपीआई, तो याद रखिएगा ये है फोनपे। नेक्स्ट है, नटालिया गब्रिलिता स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पद से उतारी जा चुकी हैं, मतलब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो पहले ये मोल्डोवा की प्राइम मिनिस्टर थी और हाल ही में अब इनका रेजिग्नेशन ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि कंट्री ने इनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। मोल्डोवा की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में, और साथ ही एक फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक भी है। और जो मोल्डोवा की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। मोल्डोवा के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मैया संदू। ओके, तो याद रखिएगा नटालिया कौन सी कंट्री की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं? ये है मोल्डोवा कंट्री। देखिए, इसके अलावा इक्वेटोरियल गिनिया ने कुछ दिनों पहले अपनी कंट्री का पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था, अगर आपको याद हो तो। और इनकी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये है मैनुएला रोका बोटी, ठीक है। ये इक्वेटोरियल गिनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन इंडियाज मोस्ट एक्सेसिबल एप्लीकेशन फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इन अ रिसेंट रिपोर्ट। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा एप्लीकेशन है जो इंडिया का मोस्ट एक्सेसिबल एप्लीकेशन बन चुका है पीडब्ल्यूडी के लिए? तो ये है व्हाट्सएप, ठीक है। और ये एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट का नाम था मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने, और इसमें इवेल्युएट किए गए हैं डिफरेंट तरह के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को, लाइक मैसेजिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ट्रांसपोर्ट, ई कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी। और व्हाट्सएप इकलौता ऐसा एप्लीकेशन था जिसको कि हाईली एक्सेसिबल रेटिंग मिली थी बेस्ड ऑन द वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ठीक है।
तो याद रखिएगा, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के लिए इंडिया का मोस्ट एक्सेसिबल एप्लीकेशन माना गया व्हाट्सएप। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पार्टनर्ड विथ विच कंपनी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। IISc बेंगलुरु ने पार्टनरशिप करी है किस कंपनी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। ये है सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च। इन्होंने पार्टनरशिप करी IISc बेंगलुरु के साथ, और इस पार्टनरशिप का एम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, किसमें, इन एन ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके लिए सैमसंग ने पार्टनरशिप करी है IISc के साथ। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई चैंपियनशिप। इसमें से कौन सी सिटी है जो कि इंडिया का पहला फॉर्मूला ई चैंपियनशिप होस्ट करेगा। तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में इस चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया है हैदराबाद सिटी में, और हैदराबाद सिटी होस्ट करेगी इंडिया की पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स। कहाँ पे, एट द हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट ऑन द बैंक्स ऑफ हुसैन सागर लेक। ठीक है, और इसी के साथ ये पहला मोटर स्पोर्ट इवेंट हो गया कंट्री का पिछले 10 सालों में। साथ ही याद रखिएगा कि हैदराबाद 27 सिटी है पूरी दुनिया की जो कि इस रेस को होस्ट करेगी एज अ नॉन कार्बन एमिशन इवेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला फॉर्मूला ई चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है, हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट है, जर्लिन अनिका हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। जर्लिन अनिका किससे एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। तो ये एक डेफ ओलंपिक चैंपियन है और हाल ही में इन्होंने क्वालिफाई किया है इन द जनरल कैटेगरी एट द ओलंपिक्स। ठीक है, इसी के साथ जर्लिन अनिका पहली वुमेन डेफ ओलंपियन भी हैं जिन्होंने प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड रिसीव किया था, और इसके अलावा इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है कि ये यंगेस्ट प्लेयर हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, कहाँ पे, इन द समर डेफ ओलंपिक्स, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एट जस्ट द एज ऑफ 13 ईयर्स। इसी के साथ इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भी क्लिंच किए थे 2021 के समर डेफ ओलंपिक्स में। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड हो गई, आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABK प्रसाद हु वॉज चोजन फॉर राजाराम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो जो राजाराम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड है ये दिया जा रहा है ABK प्रसाद को। आपको बताना है कि ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं। तो वेटरन जर्नलिस्ट हैं ये ABK प्रसाद। इनको इस साल के राजाराम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड के लिए चूज किया गया है फॉर हिज एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म की फील्ड में ये दिया जाता है। ठीक है, और इसको अनाउंस किया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने, और इनका जो जर्नलिस्ट कैरियर है वो लगभग 75 ईयर्स का है। साथ ही इनको एक और ऑनर भी मिला है कि ये सभी मेन स्ट्रीम जर्नल्स के एडिटर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश स्टेट में। इसके अलावा ये चेयरमैन भी रह चुके हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 2 बातें याद रखिएगा, राजाराम मोहन रॉय अवार्ड दिया जाता है जर्नलिज्म की फील्ड में, और इस साल के लिए किसको मिला है, मिस्टर ABK प्रसाद को। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और अब हम मिलेंगे 1 मार्च को। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahatsana signing off.